दशमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदने श्रियं देवी मुखपये श्रीमां देवी जुष्टा मानस्तोके तनये मानयायुकिमानो घोषमानो वसे कुलीलिका मानो वीरानुदभाविनो वदीर्घवन्ता सदवित्वा हवामहे। भूम्यै नमः। महापौर माननीय श्री जगत बहादुर अन्नू भैया से भी आग्रह है कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित है, हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता महामहिम राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी का स्वागत माननीय श्री राकेश सिंह जी करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भाई साहब से पुनः आग्रह है कि स्मृति चिन्ह भेंटकर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। माननीय श्री राकेश सिंह जी से मेरा पुनः आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, साफा पहनाकर और अंगवस्त्र पहनाकर। सभी लोग तालियों में कंजूसी ना करें। हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। मैं भाई नगर के अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी और राजकुमार पटेल जी से आग्रह करता हूं कि हमारे कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी का साफा पहनाकर और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंटकर जिनके आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं भाई राजेश दाहिया जी जबलपुर ग्रामीण के महामंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारे राकेश थोड़ा सभी लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मंचासीन अतिथियों के सभी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे राजेश दाहिया जी, राजेश राय जी, हमारे पंकज दुबे जी, हमारे किसान मोर्चा के दोनों अध्यक्ष सभी आए और हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करें। माननीय विष्णु जी, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा रजनीश जी से, राजेश राय जी से, पंकज जी से, राजेश दाहिया जी से, सभी से आग्रह है कि हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत के पश्चात मैं आग्रह करता हूं हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री इंदल सिंह कंसाना जी से कि वो आए और आज के एक चौपाल कृषि प्राकृतिक खेती के नाम पर हम सभी यहां किसान भाइयों को अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री कृषि मंत्री जी। आज के इस जबलपुर के प्राकृतिक खेती समारोह के मुख्य अतिथि परमादरणीय हमारे गुजरात के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी,
हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारे आदरणीय अजय बिश्नोई जी, हमारे सभी आदरणीय विधायक और हमारा समस्त भरा पूरा मंच और मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माताओं एवं बहनों, भाइयों, आज मुझे कुछ कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आज हमारा जो पूरा दरबार सामने हमारे किसान भाई बैठे हैं, आदरणीय हमारे गवर्नर साहब को सुनने के लिए बैठे हैं। आज वो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आए। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से और किसानों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिनके आह्वान पर ये एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी आए और हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रस्तावों के सहित अपनी बात रखेंगे। माननीय राकेश सिंह जी। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, बलदाऊ जी की। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बीच में पधारे एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहले हिमाचल और बाद में गुजरात के राज्यपाल के रूप में न केवल कर्मठता से अपनी राजकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश में प्राकृतिक खेती के लिए एक अलख जगा रहे हैं। एक ऐसा नाम जिनको सुनते ही देश में सभी के मन में श्रद्धा का भाव पैदा होता है, ऐसे गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच में हैं। जरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सभी उनका स्वागत और सम्मान करें। मंच पे विराजमान हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी ऐसे मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान हैं, किसानों की पीड़ा को समझते हैं, सम्मानीय मोहन यादव जी, जरा जोरदार तालियां आपने जल्दी बजा दी। मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो पूरी कर्मठता के साथ प्रदेश के किसानों की चिंता कर रहे हैं, सम्मानीय अदल सिंह जी के लिए भी तालियों के साथ में हम स्वागत करें। मंच पे विराजमान हमारे जबलपुर के महापौर आदरणीय जगत बहादुर अन्नू जी, मंचासीन हमारी सांसद आदरणीय बहन सुमित्रा जी, मंच पे विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय आशीष जी, मंचासीन हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय अशोक रोहानी जी, सम्मानीय अभिलाष जी, सम्मानीय संतोष जी, सम्मानीय नीरज जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन आशा जी, मंच पे विराजमान हमारे अध्यक्ष द्वय भाई रत्नेश जी, भाई राजकुमार जी और नगर निगम के अध्यक्ष भाई रिंकू जी, मंच पे विराजमान अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र के सभी अन्नदाता किसान भाइयों, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपको प्रणाम और नमन करता हूं। बहुत अधिक देर से मैं जानता हूं आप सभी यहां पर विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को चूंकि आज मीसाबंदियों के कार्यक्रम में भोपाल में रहना था, उसके बाद वे समय पर निकल गए, लेकिन मौसम खराब होने के कारण काफी देर तक एयरपोर्ट पर हवाई जहाज चक्कर लगाता रहा और ऐसा लग रहा था कि वे लैंड कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विमान वापस तो नहीं जाएगा, जितने चक्कर लगाना है लगाओ, लेकिन उतरेंगे हम जबलपुर में ही।
मुझे कहते हुए खुशी है कि आज का ये जो कार्यक्रम है केवल ये कृषि का कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि हमारी पवित्र मां धरती और किसान भाइयों के बीच में हमारे बुजुर्गों के दिए गए ज्ञान का वो तादाद में है जिसे प्रवाहित हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही किया था। मेरे आज के इस कार्यक्रम की नींव उस समय रखी गई जब मैं गुजरात प्रवास पर गया था। मैं आदरणीय राज्यपाल जी से जब मिलने के लिए गया और जब वहां उनसे बात हुई तो मुझे लगा कि जैसे कोई साधक प्रकृति के साथ में संवाद कर रहा है और जिस गंभीरता के साथ में उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां दी, मुझे लगा कि वर्षों पहले मैंने जैविक खेती पर यहां एक कार्यक्रम किया था। शायद उस समय पर मैं आचार्य जी से मिला होता तो वो प्राकृतिक खेती का ही कार्यक्रम होता, लेकिन उसी दिन ये तय कर लिया था कि प्राकृतिक खेती के लिए हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और वे उसके बाद जबलपुर में पधारे। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी मैं आभारी इसलिए हूं कि यह उनकी उपस्थिति केवल कोई राजकीय उपस्थिति नहीं है, बल्कि यह प्रतिबद्धता है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, उनके भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले कल के भारत के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब आह्वान किया था प्राकृतिक कृषि को लेकर, तब उस समय लोगों को लगता था कि यह कोई नई बात है, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और आज देश में 5 लाख से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और हमें यह कहते हुए खुशी है कि इसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी कर रहे हैं। हिमालय के पहाड़ों से लेकर और गुजरात के मैदानों तक प्राकृतिक खेती के बारे में न केवल वो जानकारी दे रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में किसान प्रेरित होकर उसको अपना रहे हैं। मैंने आप सबके बैग में एक पुस्तक रखी है, आचार्य देवव्रत जी की लिखी हुई पुस्तक है। यह पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, यह ज्ञान कोश है। यह वो ज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया था। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी पुस्तक से मैंने पेज नंबर 37 से लिया है, जिसमें लिखा है कि जंगल के पेड़ को यूरिया कौन देता है, कीटनाशक का छिड़काव कौन करता है, उन्हें पानी कौन देता है, लेकिन जब समय आता है तब पेड़ फल से लद जाते हैं। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ लीजिए और लैब में टेस्ट करा लीजिए, एक भी तत्व की कमी नहीं मिलती। जंगल में जो नियम काम करता है वही हमारे खेत में करना चाहिए और यही है प्राकृतिक कृषि और प्राकृतिक कृषि का सिद्धांत। भारत में यह विचार कोई नया नहीं है। भारत सुजलाम सुफलाम था। यह कृषि विज्ञान की दृष्टि से उन्नत देश रहा है। इतिहास कहता है कि 9000 साल पहले भारत में जब अखंड भारत था, तब बलूचिस्तान को वहां के क्षेत्र में इस बात के प्रमाण मिले कि वहां बहुत उन्नत तरीके से खेती हुआ करती थी। और उसके पीछे कारण था, जो हमारे पुरखे थे वो जानते थे कि पंच महाभूतों का महत्व क्या है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत ये प्रकृति के साथ तालमेल करके मानव के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और कैसे ये कृषि का आधार बन सकते हैं। और इसीलिए इसी के आधार पर कृषि विज्ञान की रचना हुई थी। हमारे हजारों साल पहले ऋषि पाराशर हुए, उन्होंने लिखा कृषि पाराशर जैसा ग्रंथ। ऋषि सूरपाल हुए, उन्होंने लिखा वृक्षायुर्वेद। वराहमिहिर हुए, उन्होंने लिखा बृहत संहिता। आज विज्ञान जिस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, महर्षि पाराशर हजारों वर्ष पूर्व ऋतु चक्र पर आधारित खेती की नींव रख चुके हैं।
और उनका बड़ा स्पष्ट मानना था कि अगर हम मौसम का आकलन करें और वर्षा का आकलन करें, पूरे 2-3 दिन की वर्षा नहीं, पूरे वर्ष भर की वर्षा का आकलन अगर हम करें तो खेती बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और उसके लिए पूरा वर्ष भर इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था पौष के महीने में यानी पूस के महीने में केवल 30 दिन की जो हवा की गति है और उसकी दिशा, उसके आधार पर पूरे वर्ष भर की बारिश का पैटर्न हम विकसित कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 30 दिन में 720 घंटे और इन 720 घंटों को 60 से बांट दो तो 12 हिस्से होते हैं। इन 12 हिस्सों को 12 महीने मान लो और 60-60 घंटे की जो हवा की गति है उसकी दिशा का अध्ययन कर लिया जाए और उसकी दशा का अध्ययन कर लिया जाए तो पूरे वर्ष भर का बारिश का पैटर्न बन जाता है। यानी पहले 60 घंटे जो 2.5 दिन के बराबर होते हैं, इसमें अगर हवा पश्चिम और उत्तर की दिशा में बह रही है तो उस साल के वर्षा काल के संबंधित महीने में पहले दिन ही बारिश होगी। कितना अद्भुत था ये हमारा कृषि विज्ञान, और ये कपोल कल्पना नहीं है, इस पर प्रयोग हो चुके हैं और वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये मान लिया है कि ये विज्ञान उस जमाने में उन्नत था, आज से बेहतर था और आज भी उसके आधार पर वर्षा के पैटर्न को विकसित किया जा सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय बीत चुका है, हमें ज्ञान की बहुत सी बातें मिलेंगी लेकिन निर्णय हमारा है। मैंने वर्षों पहले जब जैविक खेती पर एक कार्यक्रम किया था तो एक ही आग्रह किया था, कुछ करिए या ना करिए, कम से कम अपने खाने के लिए अपनी खेती उस पे तय कर लीजिए कि अपनी खेती के लिए, अपने घर के लिए आप अनाज पैदा करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद मैंने कोशिश की थी कि कुछ अनाज जैविक मिल जाए लेकिन संभव नहीं हो सका। बाद में ध्यान में आया कि उसकी कई कठिनाइयां हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती को लेकर कोई कठिनाइयां नहीं है। अब निर्णय हमारा है। एक विकल्प है पुराना रास्ता यानी कर्ज का, जहर का, बीमारी का, और दूसरा है वो मार्ग जो महर्षि पाराशर से होते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री आचार्य देवव्रत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सब तक आ रहा है। निर्णय हमें करना है। एक छोटे सी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अभी 3 दिन पहले जबलपुर के कुछ किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनके साथ मैं बैठा था, उनसे बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं समाज में जो खेती बहुत उन्नत तरीके से करते हैं। उन्होंने धीरे से कहा कि हां, और उनमें से कुछ में कैंसर जैसा रोग बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। कल हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया, मैंने यही बात उसको दोहराई। थोड़ी देर के विराम के बाद उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे गांव में 12 कैंसर पेशेंट हैं और 12 के 12 उसी वर्ग से संबंधित हैं जो खेती को बहुत अत्याधुनिक तरीके से करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसके कोई प्रमाण होंगे नहीं होंगे, हम इसको प्रमाणित भी नहीं कर सकते, लेकिन चिंता का विषय तो ये हम सभी के लिए है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में सभागार के बाहर भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किसान भाई इसे सुन रहे हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और यहां पर बैठे हुए किसान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करते हुए विशेष रूप से मैं माननीय राज्यपाल महोदय और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राकेश सिंह जी। आपने हर समय उन विषयों को छुआ है जिसकी आवश्यकता समाज को रही है। निश्चित तौर से आज ही एक चौपाल प्रकृति के नाम ये विषय भी ऐसा है जिसकी अत्यंत आवश्यकता आज समाज को जागरूक करने की है। मुझे लगता है कि आपने जल रक्षा के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन और जल स्रोतों की रक्षा के लिए भी आपने किया था, जिसमें तालाब की सफाई और जल बावड़ियां जो हमारे जिले में हैं उनके भी साफ सफाई का कार्य सभी समाज के वर्गों को लेकर किया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से इस कार्य की सराहना भी की थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे
जल मंदिर में जाकर उन्होंने आचमन भी उसमें किया था। तो मैं आपके इन सभी कार्यों के लिए यहां पर उपस्थित समस्त किसानों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार जिनके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है, जिन्होंने जन्म से ही संस्कार का पान करके जीवन में उसे दृढ़ता से निभाया है, ऐसे श्री आचार्य देवव्रत जी हिंदी और इतिहास में स्नातक और स्नातकोत्तर हुए हैं। पौष्टिक संतुलित आहार, नियमित श्रम, व्यायाम और खेलकूद तथा प्राकृतिक चिकित्सा से स्वास्थ्य जीवन के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी योग विज्ञान में डिप्लोमा रखते हैं। नैतिकता, मूल्यों और आत्मनिर्भरता के साथ श्रेष्ठता प्रदान करने वाली शिक्षा के समर्थक श्री आचार्य देवव्रत जी ने 3 बार डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेचुरोपैथी, योगिक साइंस और डॉक्टरेट श्री आचार्य देवव्रत जी को हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और पंजाब की डीवी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य के रूप में लगातार 35 वर्षों तक कठिन परिश्रम करके गुरुकुल क्षेत्र को आज राष्ट्र की अद्वितीय शिक्षण संस्था की पहचान देने वाले श्री आचार्य देवव्रत जी वैदिक दर्शन, राष्ट्रीयवादी चिंतन, नैतिक मूल्य और योगिक जीवन शैली के समर्थक हैं। स्वच्छता, पर्यावरण, कन्या शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए वे हमेशा सक्रिय रूप से प्रयासरत रहे हैं। पंचभूतों को शुद्ध करने में हम सक्षम प्राकृतिक खेती पद्धति के प्रवर्तक श्री आचार्य देवव्रत जी पिछले 10 वर्षों से हरियाणा कुरुक्षेत्र में अपनी 180 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। केवल गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में किसानों से मिलकर स्वयं प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके भागीरथी प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में 90% ग्राम पंचायतों में और गुजरात के लगभग 10 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जगाई गई जल संरक्षण की अलख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जन सरोकार का अभियान बना दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 30 मार्च गुड़ी पड़वा से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में हजारों खेत तालाब बनाने के साथ कुएं रिचार्ज करने का कार्य लगातार हो रहा है। नदियों, तालाबों के घाट, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्टॉप डैम, पर्कोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, जल चौपाल और पौधरोपण भी इस अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जल के प्रति जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महाअभियान के नाते से फलीभूत होगा। आइए इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। गोटिया जी जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष, आदरणीय श्री रिंकू विज जी जबलपुर नगर निगम अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय आशीष दुबे जी लोकसभा सांसद, आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी विधायक पाटन, आदरणीय श्री अशोक रोहानी जी विधायक जबलपुर कैंट, मान्य श्री अभिलाष पांडे जी विधायक जबलपुर, आदरणीय श्री नीरज सिंह विधायक जबलपुर, मान्य संतोष बरखड़े जी विधायक सिरोहा, आदरणीय रत्नेश सोनकर जी भाजपा जिलाध्यक्ष, आदरणीय श्री राजकुमार पटेल जी भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष,
यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विशिष्ट महानुभाव और हार्दिक स्नेह के पात्र मेरे किसान भाई और बहनों, आज मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया है और इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विचार फैले। उनका यहां पर उपस्थित होना इसलिए बहुत आवश्यक था। मैं विशेष रूप से उनका आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं मैं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का। पिछले दिनों आप गुजरात किसी विशेष कार्यक्रम के लिए आए थे और राजभवन में आकर इन्होंने मेरे साथ घंटों आपस में प्राकृतिक खेती पर विचार विमर्श किया, जबकि कृषि जैसा विभाग इन पर है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति किसानों के प्रति कितना गंभीर हो सकता है, बातचीत हो जाती आकर के समाप्त हो जाती, लेकिन उन्होंने इस विषय को छोड़ा ही नहीं, लगातार मेरे संपर्क में रहे और उन्होंने कहा ये कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए करना ही है मैंने। और उनकी इस सोच के कारण आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मैं प्राप्त कर रहा हूं और आज हमारे माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं जिनका ये विभाग है। निश्चित रूप से उनके इस मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती की एक नवीन क्रांति पैदा होगी, ऐसा मेरे को पक्का विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम की गंभीरता हमारे बीच में जिन आदरणीय लोकसभा सांसदों का और इतनी बड़ी संख्या में विधायक लोग और उसके साथ और बहुत प्रतिष्ठित नेतागण यहां पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब भाइयों और बहनों, मैं बातचीत करूंगा आपके साथ। ये ऐसा विषय है खेती का, इनमें कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, यार हम खेती तो करते नहीं, कहां ला करके बिठा दिए। ये तो खेती करने वालों का विषय है, लेकिन ये कितना सरल है, कितना आवश्यक है। जिसके पास खेती नहीं उसको भी मैं आज खेती करनी सिखा के जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। एक ही निवेदन है, मेरा परिचय बंधु ने दिया, मैं शिक्षक हूं। 5 गुरुकुल मैं हरियाणा प्रदेश में जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में चलाता हूं। 5000 बच्चे देश के हर कोने के मेरे पास पढ़ते हैं और उन बच्चों को जो भोजन देता हूं मैं, प्राकृतिक खेती करने से पहले मैं आपकी तरह रासायनिक खेती करता था। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक यही डालता था। एक दिन एक घटना घटी, आजकल के दिन थे, धान का खेत था, मेरा एक खेती कर्मचारी स्प्रे कर रहा था पेस्टिसाइड का धान में। वो स्प्रे उसके दिमाग में, मगज में चढ़ गया और वो खेत में ही बेहोश होकर के गिर पड़ा। दूसरे साथी ने हमें सूचना दी, हम उसको उठा के अस्पताल ले गए। 3 दिन प्रयास के बाद जीवन तो हम बचा पाए, लेकिन मैं अखबार में आए दिन पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, भारत देश में हजारों किसान, 1-2 नहीं हजारों किसान दवाई का छिड़काव करते करते ही मर जाते हैं। अब मेरे मन में इस घटना को देख करके एक विचार आया, तेरे पास माता पिता ने, आज 1-2 बच्चे हम
विशेष रूप से जन्म देते हैं वही मेरे को सौंपे हुए हैं। इस खेती कर्मचारी ने इस दवाई को न खाया था न पिया था, केवल छिड़काव से गंध मात्र से मर गया। मरते हैं लोग। तो मैं इस मासूम बच्चों को जो मुझे सौंपे हुए हैं, छात्रावास में रहते हैं, इनको मैं जो भोजन देता हूं उनमें तो जो साग भाजी गेहूं चावल अनाज हैं, इनमें डायरेक्ट ही जहर को डालता हूं। ये महापाप है और मैंने संकल्प लिया अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। भाई और बहनों, अब समझने की बात यहां से शुरू होगी। मैं उसी दिन जो कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में है उसके मुखिया के पास गया और मैंने कहा, बंधु आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, मैं इस जहर वाली खेती को छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प क्या है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप जैविक खेती कर सकते हैं। वो क्या होती है? तो उन्होंने कहा हम इसकी आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो उनके योग्य लोगों को हमने अपने गुरुकुल में बुलाया, उनसे हमने ट्रेनिंग ली। मैं भी उस ट्रेनिंग में बैठा और मेरे खेती में जो 15-20 लोग काम करते हैं 180 एकड़ खेत में, उनको भी मैंने बुलाया और मैंने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। वो पिट बनाए, उसमें गोबर डालते हैं, उसमें जो केचुआ डालते हैं वो भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। वो 2 महीने तक उसको खाता है, फिर हम उनको छानते हैं, खाद नीचे आ गई, केचुआ ऊपर आ गया। ये काम हमने शुरू किया पूरा। पहले साल मैंने केवल 5 एकड़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया। 5 एकड़ में मेरे को 5 एकड़ में पहले साल कुछ नहीं मिला, कीट पतंग खा गए। दूसरे साल मैंने फिर किया, लगभग 50% मेरे को मिला। तीसरे साल फिर किया तो उसमें लगभग 80% मेरे को मिला। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि तेरे पास तो 180 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास है ही 1, 2, 3, 4 एकड़ जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो वो तो भूखा मरेगा। 3 साल में न इस खेती में मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। मैं दोबारा उन्हीं कृषि वैज्ञानिक पे गया, उनका नाम डॉक्टर हरिओम जी है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप वाली खेती करते 3 साल हो गए, मिला तो कुछ भी नहीं। अब वो तो रासायनिक खेती के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हंस करके मुझे कहा इसी का नाम जैविक खेती है, अब करनी है तो करो, इसी का नाम जैविक खेती है। तो मैं निराश हो गया। सोचा भाई खेती तो करनी है, जमीन है। मैंने सोच लिया आधा आधा कर लेता हूं, कुछ ये डाल लेता हूं, कुछ यूरिया डीएपी, फिर मिला करके करता हूं। इसी बीच में मेरा प्राकृतिक खेती से परिचय हुआ। प्राकृतिक खेती तो मैंने उसको अच्छी तरह जाना, समझा, पढ़ा, ट्रेनिंग ली और मैंने इन 5 एकड़ से नई 5 एकड़ जमीन ली, उसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, प्राकृतिक खेती को। पहले ही साल मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं था, पूरे नियम भी पालन नहीं हुए, टेढ़ा मेढ़ा काम हुआ, लेकिन पहले ही साल मेरे को 80% उत्पादन मिला उसमें, 80%। फिर मैंने दूसरे साल किया तो मेरे को एट पार हो गया, जो रासायनिक में होता था वो इसमें हो गया। तीसरे साल मैंने किया तो रासायनिक से ज्यादा पैदावार शुरू हो गई उसमें। और फिर जब होने लगी तो मैंने उस 5 एकड़ से सीधा 20 एकड़, 20 एकड़ से सीधा 100 एकड़, अब मैं 8-9 वर्ष से 180 एकड़ में टोटल प्राकृतिक खेती करता हूं। एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। अब प्राकृतिक खेती क्या है और जैविक खेती क्या है, इसको समझो।
मेरा एक प्रश्न, आप में जो जो खेती करते हैं वो कृपया हाथ खड़ा करें। वाह वाह, राकेश साहब को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने कतई सही ओरिजिनल किसान बुला रखे। आपके लिए ताली मैं बजा देता हूं, बहुत अच्छा। नंबर 2, अब आप में ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती नहीं, प्राकृतिक जो करते हैं वो हाथ खड़ा करो। वाह वाह, हैं 10-20 सारों में मिला के, धन्यवाद। अब मैं विधिवत अपनी बातचीत करेंगे हम, बीच बीच में बोलना, आपने चुप नहीं बैठना, ताकि इस क्लास का एक एक विषय आपके अंदर जाए। मैंने डॉक्टर हरिओम जो साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के, उनसे मैंने पूछा, मैं प्राकृतिक खेती की तो ये उत्पादन मिला और जैविक की तो उसमें ये मिला, ये कारण क्या है? उन्होंने कहा जी मैंने दोनों का कुछ नहीं पता, हम तो यूरिया डीएपी डलवाते हैं, खेती कराते हैं, लेकिन जैविक खेती क्या है इसके बारे में हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक्सपेरिमेंट हुए उनकी मैं आपको बुक दे देता हूं। उन्होंने 2 मेरे को पतली पतली बुकलेट दी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा प्रदेश की। मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती और रासायनिक में क्या अंतर है, इसको समझो थोड़ा सा। ईमानदारी से बताओ, आप जहर मुक्त खेती यानी कि रासायन मुक्त खेती इसलिए नहीं करना चाहते कि यदि हम रसायन मुक्त खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हाँ या ना? यही कारण है ना? आपका एक ही बस समस्या है कि हम जिस दिन यूरिया डीएपी डालना बंद कर देंगे तो उत्पादन घट जाएगा, इसलिए आप इसे नहीं करते। अब जैविक खेती क्या है इसे समझो। भारत सरकार और प्रदेश सरकारें आज भी पिछले 30-40 वर्षों से जैविक खेती का प्रचार कर रही हैं, इसके लिए बड़ा अमाउंट भी आता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जैविक खेती का कोई मॉडल आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण मैंने समझा। मैंने डॉक्टर हरिओम से जो उन्होंने बुक्स मेरे को दी 2, उसमें क्या लिखा था, साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद उसमें लिखा था कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक चावल, हाँ या ना? यही है। और इन दोनों फसलों से प्रति एकड़ भरपूर पैदावार लेनी है, पूरा उत्पादन लेना है, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। कितनी? बोलते रहो, याद रहे, 60 किलो। अब यदि रासायनिक खेती आप करते हैं तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बाजार में जाओ और यूरिया डीएपी खरीदो, 1-1 महीने के अंतर से डालते जाओ, 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कर दो, पैदावार पूरी होगी। ये तो है रासायनिक खेती का तरीका जो आप लगभग सभी करते हैं और आप पूरा उत्पादन लेते हैं। और अब तो मेरे को खुशी है कि मध्य प्रदेश इस समय इंडिया में नंबर 1 है गेहूं उत्पादन करने में, पूरे देश में। तो आप ये उत्पादन कर देते हैं। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना हो तो कैसे करोगे भाई? 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब रासायनिक में तो सीधा यूरिया डीएपी खरीदो डालो, जैविक खेती में कैसे होगा? मेरे किसान भाइयों, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। बोलो, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, और आपको कितना चाहिए? 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में
300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा होगा। यह है जैविक खेती। अब आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या अपने देश में इतना पशुधन है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाली जा सके? नहीं है। नंबर 2, यदि कोई हिम्मत करके इतना गोबर डाले भी तो कितने पशु चाहिए 300 क्विंटल गोबर के लिए? 30, 40, 100 चाहिएंगे ना। एकड़ 1, पशु 40, किसान परिवार पालेगा ही पशु पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 3, इतनी गोबर की खाद जब एक खेत में पड़ेगी तो उसके खरपतवार को, वीड्स को कोई खत्म कर ही नहीं सकता, है ना। सारा दिन खुरपी चलाओ, जो पैसा बचा वो लेबर वाले को दे दो। इसका नाम है जैविक खेती। इतनी गोबर की खाद जहां पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसें, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होंगी, पर्यावरण को दूषित करेंगी। इसका नाम है जैविक खेती। अगली बात, साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि खेत में 2 प्रकार के कीट होते हैं, कि मित्र कीट, एक शत्रु कीट। शत्रु कीट बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, मित्र कीट बढ़ेंगे तो बीमारी नहीं रहेगी। जानते हो ना इस बात को। तो शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से डबल है। जब इतनी गोबर की खाद दोगे और उन शत्रु कीट को भोजन ज्यादा मिलेगा तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो आप उस खेत की बीमारी को खत्म कर ही नहीं सकते। इसलिए आप प्राकृतिक खेती की मैं बात करता हूं तो आप उसे जैविक ही समझ लेते हैं और इसको करने के लिए तैयार